अमरीकी सदर ट्रंप का ये ऐलान कि USAID समेत जो इमदाद है जो दुनिया भर में अमेरिका देता है उससे उन्होंने बंद किया है। ये ख़बर तो आई पिछले माह, लेकिन उसके बाद से उसके असरात बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भी उसके असरात देखने को हमें मिल रहे हैं। पहले हम सुन लेते हैं कि सदर ट्रंप ने ऐलान क्या किया था। We have massive amounts of fraud that we caught. I think we probably caught way over a lot of billions of dollars already in what, 2 weeks? Yes. And it's going to go to numbers that you're not going to believe. We're going to look at the military. We're going to look at education. They're much bigger areas. But the USAID is really corrupt. I'll tell you, it's corrupt. It's incompetent and it's... तो अमरीकी सदर कहते हैं कि अमरीकी इमदादी इदारा USAID एक नाकारा फजूल इदारा है, करप्ट इदारा है। और सदर ट्रंप और उनके जो चहीते हैं, उनके साइड किक इलॉन मस्क, वो चाहते हैं कि इसको बस तहस नहस करके इसको बंद कर दिया जाए। ये एक डिबेट है कि इलॉन ट्रंप का साइड किक है या ट्रंप इलॉन का साइड किक है, लेकिन अभी हम इसमें नहीं जाते। अभी स्टे भी ले लिया है उन्होंने, वर्कर्स ने कहाँ पे स्टे लिया? अदालत ने स्टे, अमेरिका में। लेकिन दुनिया भर में जो इसके असरात आ रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे अमेरिकन फंड से स्पेशली हेल्थ सेक्टर में जो काम हो रहा था, वहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर एट रिस्क। पाकिस्तान में भी पिछले चंद दिनों में जो ख़बरें सामने आई हैं उससे ये लग रहा है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं या बंद होने जा रहे हैं। हज़ारों लोगों को फ़ारिग किया गया है जो किसी न किसी तरह से इन प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो। जो बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें US फंडिंग का बड़ा कलियदी रोल है वो है हमारे यहाँ पोलियो का जो काम चल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने का जो चल रहा है, HIV एड्स का मामला है। साथ ही ट्रंप साहब ने जो अपने ऐलानात किए उसमें उनका ख़ास टारगेट है क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज में बिलीव नहीं करते, रिन्यूएबल एनर्जी को वो प्रमोट नहीं करना चाहते। तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट्स जो US फंडिंग से चल रहे हैं उसको वो कट करना चाहते हैं। साथ ही सिनफी बराबरी या औरतों के हुकूक, ट्रांसजेंडर राइट्स पे अगर कहीं पे अमेरिकन फंडिंग है उसको वो इंश्योर करना चाहते हैं कि वो बंद हो। तो अमेरिका का ये जो ऐलान सामने आया उसका अब हमारे यहाँ क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है उसकी हम एक असेसमेंट लेंगे। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं हारून डिजिटल राइट्स के हवाले से काफ़ी काम करते रहे हैं, डेवलपमेंट प्रोफेशनल हैं, इस्लामाबाद से वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हारून, अगर मैं आपसे ये कहूँ, आज कोई पिछले 24 घंटों में मेरी कोई निस्फ दर्जन डेवलपमेंट प्रोफेशनल से बात हुई है, रब्ता हुई है, ज़रार की भी हुई। उनमें से बेशतर, उनमें बड़े नामी ग्रामी नाम हैं, उन्होंने बहुत ही क्लियरली हमें कहा कि जी सॉरी हम आके बात नहीं कर सकते। गो के सब ने ये कंफर्म किया कि उनका काम कितना बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। मैं आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम पे। आपका एक्सपीरियंस क्या है? आप अपने आसपास इस्लामाबाद में क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं? थैंक यू शाज़ेब। डेफिनेटली जो बातें आप कर रहे हैं और जिस किस्म की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं मीडिया के अंदर और ऑन ग्राउंड जैसे हम देख रहे हैं, डेफिनेटली क्योंकि हम इस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इसमें काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से और बहुत सारी डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बेनिफिशरी हैं इस सारे प्रोग्राम के। लेकिन यहाँ पर शुरू में मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी क्लेरिफाई कर दूँ कि ये जो फंडिंग है जो US से आती है उसके 3 मेन स्ट्रीम्स हैं। एक DRL की है जिसमें डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और लेबर अफेयर्स, जो कि सेपरेट स्टेट डिपार्टमेंट डायरेक्टली उसको डील करता है। फिर एक बड़ा लार्ज चंक जो है वो USAID का होता है जिसके तहत पूरी दुनिया में उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं। और एक फंड जो है वो लोकली पाकिस्तान में जो US की एम्बेसी है और काउंसलेट है उनके थ्रू रन होता है। तो इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ USAID की फंडिंग के ऊपर जी। जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिर्फ डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से मतलब ये नहीं कि जो सिविल सोसाइटी या NGOs है, बल्कि बहुत सारी ऐसी सोशल एंटरप्रेन्योर्स की भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर USAID की फंडिंग है। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी कर रही हैं और उनकी भी जो फंडिंग है वो USAID से आती है। अब इसके अंदर जो मोटे मोटे एरियाज में आपको गिनवा दूँ, उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम जो पाकिस्तान में चलता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इन कोलैबोरेशन वो काम करते हैं और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर इसका हिस्सा होती हैं। वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एग्रीकल्चर के हवाले से है, फिर इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, फिर इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें हमने माजी में देखा जैसे गोमल जम डैम जैसे प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बना के दिए हैं जिसमें एनर्जी भी है और उसके अंदर एग्रीकल्चर और वाटर
रिसोर्सिंग, ये सारी चीज़ें उसके अंदर कवर होती रही है। फिर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम जेंडर के अंदर भी है, जिसके अंदर वो उनका पूरा एरिया है जिसे वो कहते हैं डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, जिसके अंदर जेंडर की बात करते हैं। फिर ओवरऑल जो उसका इनका पूरा प्रोग्राम है उसके अंदर ये कंपोनेंट इंटीग्रेटेड है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो प्रायोरिटी देते रहे हैं यूएस की गवर्नमेंट्स के जो जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्विटी है, जिसके अंदर विमेन एम्पावरमेंट भी आ जाती है और ट्रांसजेंडर के राइट्स भी आ जाते हैं। तो उस वाले से भी बहुत बड़ा प्रोग्राम है। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, अभी मैं कुछ दिनों पहले बात कर रहा था, बल्कि 2 दिन पहले की बात है, कुछ डेवलपमेंट के सेक्टर के दोस्त हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ बैठे गुफ्तगू हम कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी का जो नेटवर्क है, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और इलेक्शंस और इसके ऊपर काम करता है, उन्होंने अपना जो स्टाफ है वो घर भेज दिया है, घर वर्क फ्रॉम होम। और उसमें अब उनका जो स्टाफ है वो सिर्फ इस्लामाबाद बेस्ड नहीं है, बल्कि वो ग्रास रूट लेवल पर कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करते हैं, वहाँ से डाटा इकट्ठा करते हैं, और वहाँ का जो उनका स्टाफ है वो बहुत फैला हुआ है पूरे पाकिस्तान में। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और इनकी सारी फंडिंग जो थी वो यूएसएआईडी के, तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम पाकिस्तान में चलाते हैं। ये मैं सिर्फ एक आपको कहानी शेयर करो, एक एनेक्डोट है। और लेकिन फिर इसके अलावा बहुत सारे जेंडर की ऑर्गेनाइजेशन जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, उनको भी 24 जो जनवरी थी उसके बाद नो वर्क स्टॉप वर्क की ईमेल्स आ गई थी, और तब से लोग घरों में बैठे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि इनकी तादाद जो इस प्रोग्राम से या इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अफेक्ट हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ हैं। क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने वाले लोग सिर्फ वो इंडिविजुअल तो नहीं होते, डेफिनेटली उनके पीछे फैमिलीज भी होती है। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है। चल रहा है, लेट्स सी के देखें 90 डेज के बाद कौन कौन से प्रोग्राम्स बंद होंगे। एनवायरनमेंट डेफिनेटली आपने बात की, वो मेन टारगेट है उनका, वो क्लाइमेट चेंज। एनवायरनमेंट भी उनका टारगेट है हारून साहब। DEI तो उनका पक्का टारगेट है। इलॉन मस्क की ट्वीट्स ही देख लें तो वो कहता है कि यार इतने हमने पैसे क्यों खर्च रहे हैं कि बांग्लादेश में जाकर एक ट्रांसजेंडर थिएटर प्ले हम कराएं। तो इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। अच्छा, अब हारून साहब मेरा आपसे सवाल है, आपने जिक्र किया जो डेवलपमेंट सेक्टर के साथ मुंसलिक हैं लोग और जाहिर है उनकी फैमिलीज। अब एक तो मैं बात करना चाह रहा हूँ जो रेसिपिएंट्स थे USAID के। अब एक तो है एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आपने इस तंजीम की बात की, आपने डेमोक्रेसी की बात की, ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये एक अलग चीज़ है जिनको डायरेक्ट सर्विसेज मिल रही थी। और यहाँ पर मैं बिलखसूस हेल्थ की बात कर रहा हूँ। थर में, चित्राल में, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत ऐसे ऑपरेशंस थी जो USAID के थ्रू ही चल रही थी। अब मैं पूरी लिस्ट नहीं दूंगा। अगर ये बंद हो जाती हैं, और बंद हो गई हैं जाहिर है, इसका कोई मुतबादिल है? इस वक्त मखौड़ साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और यही चीज़ एग्जैक्टली डेवलपमेंट सेक्टर के लोगों के दरमियान डिस्कस हो रही है कि अल्टरनेट वेज क्या हैं। क्योंकि पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जो सारा मॉडल है डेवलपमेंट का, डेफिनेटली वो गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती है। और ग्रास रूट लेवल की जो एरियाज़ हैं, फॉर एग्जांपल जो बलूचिस्तान के बहुत दूर दराज के एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो गवर्नमेंट क्या पता है कि वहाँ पर गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं वो किस नौइयत के हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान हो गया, आज़ाद कश्मीर हो गया, बहुत सारे और ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट शायद वो खुद से ना उनके इतनी कैपेसिटी है और ना उनके पास इतनी फंडिंग है। तो ये जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा आएगा। और डेफिनेटली आपने बात की हेल्थ की और एजुकेशन की, USAID का बहुत बड़ा प्रोग्राम खुसूसन गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस था उनका पाकिस्तान के अंदर। और प्राइमरी लेवल के अंदर जो इनरोलमेंट है लड़कियों की स्कूलों के अंदर, उस वाले से वो बड़ा फोकस करते थे। अल्टरनेट मॉडल की बात आपने की, तो अभी जो चीज़ें हम तक जो इन्फॉर्मेशन हमें दूसरे डोनर एजेंसीज हैं उनके थ्रू हम तक पहुंची है, सारे जो फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपीय यूनियन है, वो उस वक्त ये सारे कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा ओवरस्ट्रेच्ड हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड है अपनी फंडिंग के अंदर। लेकिन आज एक छोटी खबर एक अच्छी आई है, यूरोपियन यूनियन की जो डेलीगेशन है पाकिस्तान में काम कर रहा है, उन्होंने आज एक विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, गर्ल्स की एजुकेशन के ऊपर एक प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने ओपनिंग की है। सो दैट्स अ लिटिल ब्रीदिंग स्पेस, बट नॉट इनफ ऑब्वियसली।
जी हाँ। तो जो इतना बड़ा ये प्रोग्राम था USAID का पाकिस्तान के अंदर, रफली वी वर डिस्कसिंग एट अनदर मीटिंग के वो तकरीबन साल में 116 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में, वो चाहे वो NGOs सेक्टर के थ्रू करें या गवर्नमेंट, लार्जली गवर्नमेंट के थ्रू ही करते थे। लेकिन इतना बड़ा अल्टरनेट मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसा नहीं होगा कि या अभी तक हमने सुना नहीं है कि इतना बड़ा कोई रिप्लेसमेंट कोई कर सकेगा। अच्छा, ये सब इतना गैर मामूली है कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जब वो अपना अप द फूड चेन पूछ रहे हैं कि जी हम क्या करें, हमें कुछ नहीं पता, तो टोटल खामोशी है। मतलब USAID के जो लोग हैं या जो सिफारत खाना है वो लोगों को रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा। अच्छा, ये बात उन्हें खुद भी तो नहीं, उन्हें खुद नहीं पता अभी। अच्छा, ये बात USAID तक महदूद नहीं है। अभी मेरी बात हो रही थी, एक हमारे दोस्त हैं इन द US, उनके काफ़ी रिलेशन रहते हैं मुख्तलिफ इस तरह के प्रोग्राम्स के साथ। कह रहे वहाँ की पूरी वफाकी हुकूमत में किसी को नहीं पता कि कल मेरी नौकरी है या नहीं है, मेरी डिपार्टमेंट होगी या नहीं होगी। हारून साहब, ये आपको नहीं लगता कि एक लिहाज से अमेरिका ने एक ओन गोल कर दिया है? क्योंकि जब से 1961 में प्रेसिडेंट कैनेडी ने इसको कायम किया था USAID को, कि जितने भी हमारी इमदादी तंजीमें हैं इनको एक अम्ब्रेला में लाएं, तो एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर की तो आम रही है अमेरिका की। और जाहिर है कि बहुत लोगों ने ये भी कंप्लेन किया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, एजेंडा सेटिंग होती है। जाहिर है नथिंग इज़ फॉर फ्री। लेकिन ओवरनाइट एक बटन आपने दबाया और आपने सबको बंद कर दिया। तो जो रेसिपिएंट्स हैं और डेवलपमेंट सेक्टर में भी क्या एक ये फीलिंग नहीं आई कि यार 90 दिन के बाद अगर इसको बहाल कर भी दिया, लेकिन हैं ये बुनियादी तौर पर अनरिलायबल पार्टनर्स? जी डेफिनेटली, ये तो बहुत डिबेट का हिस्सा है ये सारी चीज़ की, कितनी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी गई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और फिर ये चीज़ जो है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा ट्रम्प की जो पहली वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ भी अगर इशारा करूं, तो वहाँ पर भी हमें क्लियरली उन्होंने इंडिकेशन दे दी थी कि एनवायरनमेंट उनका इंटरेस्ट नहीं है और वो उसमें बिलीव नहीं करते। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की जो जितनी भी उन्होंने, आपको पता है उस वक्त COP19 या 20 शायद उस वक्त उन्होंने वहाँ से भी विड्रॉ कर लिया था। फिर इसके बाद उन्होंने जेंडर के ऊपर भी उस वक्त बात की थी, और उस वक्त भी जब हम काम कर रहे थे फील्ड के अंदर तो उस वक्त भी हमें इम्पैक्ट आया था जेंडर के ऊपर, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं था और वो किसी टाइम पे वो थोड़ा सा फेज आउट भी हो गया। लेकिन इस वक्त जिस भरपूर तरीके से वो आए हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ा वैक्यूम एक क्रिएट होगा इस पूरे सेक्टर के अंदर। और सॉफ्ट पावर डेफिनेटली तमाम सुपर पावर्स की जो है वो एक टूल होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि अपने आप को बहुत स्ट्रेटेजिकली पॉइंट करते हैं कि हमारी प्लेसमेंट इस किस्म की है, तो डेफिनेटली खित्ते के अंदर हमारी वाकई प्लेसमेंट ऐसी है। और जो दूसरे कंट्रीज़ हैं खुसूसन जो जिस किस्म की आप देख रहे हैं ओवरऑल पॉलिटिकल गेम चल रही है, उसमें हम नए जो कंट्रीज उन्होंने इस स्पेस को एक्वायर करना है। सॉफ्ट पावर्स की डिप्लोमेसी है वो सिर्फ वो यूएस की तरफ से नहीं, मतलब कोई ना कोई गैप फायदा उठाएगा और इसका गैप फिल करेगा ना। बॉटम लाइन यही है। तो अमेरिका का सॉफ्ट पावर वो से कैसे लपेट रहा है। हारून बलोच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक रास्ता था कि चूंकि ये एक्ट ऑफ कांग्रेस के तहत USAID कायम हुई थी 1961 में, तो कोर्ट में जब जा रहा है तो वहाँ यही दलील दी जा रही है, जिसको कोर्ट सुन भी रही है, कि भाई साहब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक्ट ऑफ कांग्रेस तो रिप्लेस नहीं हो सकता। तो अब बदकिस्मती ये है, या ट्रम्प की खुशकिस्मती कह रहे हैं, कि जो सेनेट है उसमें भी और उसमें लोअर हाउस में भी रिपब्लिकन मेजॉरिटी में आईनी बेंच है अमेरिकन रिपब्लिकन इस इंतजामिया के तहत कायम हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ। और ट्रम्प ही शायद बैठेंगे। हाँ, तो वहाँ भी पहले होता था ना कि एक हाउस डेमोक्रेट्स के पास है, एक रिपब्लिकन के पास है जी। अब वो कहानी भी नहीं है। हाँ। तो मुझे तो ये मुस्तकबिल। अब मैं आपको यहाँ का मैं बताऊँ ना, जो हमने मेरी जो बात हुई है वहाँ पे सब ये मान के चल रहे हैं कि ये 90 डेज़ वाला झांसा है, वो ऑलरेडी एक थिंग्स आर इन मोशन, वो लपेट रहे हैं, वो ख़त्म कर रहे हैं। और ख़ास करके ये जो 2-4 फील्ड्स हैं जिसमें ट्रम्प को ज़्यादा फोकस करना है, उसमें तो वो उनका आसरा उन्होंने ख़त्म कर दिया। अच्छा, सारी कहानी ये है कि ये जो 2 लाख के करीब असामियों का एस्टीमेट है सरकारी सेक्टर में, ये ख़त्म हो जाएंगी। उसमें से
1 लाख तो ख़त्म नहीं होगी, वो तो रहेंगी, ठीक है। उन 1 लाख पे कौन आएगा? जो हिंदुत्व के लोग हैं वो आएंगे। हो सकता है। देखिए, अगेन आई वुड स्टिल से कि ये ओन गोल है, और वो इसलिए कि कुल जो बजट है अमेरिका का, आपको पता है यूएस एड का कितना हिस्सा होता है? 1%। 1% या कभी कभी उससे भी कम, राइट? लेकिन वो यूएस का 1% है, जितना भी है सर। हम $67 बिलियन एब्सोल्यूट टर्म्स में हम नहीं बात कर रहे हैं ना, वो यूएस का पूरा बजट भी तो देखे ना। माय पॉइंट इज कि 1% अपने बजट में आपके पास एक ऐसी तंजीम थी जिसके इनरोड्स पूरी दुनिया में थे, राइट? पूरी दुनिया में। अब आप उसको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते थे आप कर सकते थे, और आपने किया। जहां आप फौज नहीं भेजते थे वहां आप यूएसएड ये भी मतलब इट वाज आल्सो वेरी गुड। जस्ट फॉर रेफरेंस, एक जमाने में ये जो फंडिंग है ये गई है को 170-180 तक भी गई है मिलियन डॉलर्स। पिछले चंद सालों में कम होते 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 ये 30 to 40 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, विच इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ मिलियन डॉलर्स, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि इम्पैक्ट कितना आ रहा है, क्योंकि आपके यहाँ जो डेवलपमेंट सेक्टर है, हालांकि वो लोग अमेरिका का झंडा नहीं लगाते, हर जगह इश्तिहार नहीं चलाते कि हम यूएस एड के फंडेड हैं, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट जो है वो तो आएगा। एक सोच है कि दिस माइट टेक यू टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, लेकिन अब जाहिर है इसमें बात रिलायंस, सेल्फ रिलायंस, कौन सा सेल्फ रिलायंस? पूरी बात पूरा मुल्क एम्बुलेंस रियासत को देनी चाहिए, वो ईदी के हवाले कर दी गई है। नहीं देखें, यही है हमारी सेल्फ रिलायंस के चारों और ईदी आ जाए। हर चैलेंज में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जरा इस पॉइंट को एक्सप्लोर करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, अगर आपके इक़दामात पर आपके मुखालफिन आपकी तारीफ करने लगे तो बंदे को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार मैं कोई भड़ तो नहीं कर रहा। तो क्योंकि जैसे ही USAID के ऑपरेशंस बंद हुए, ट्रंप की ट्वीट आई और इलॉन मस्क की ट्वीट आई, तो सबसे पहले रूस के साबिक सदर डिमिट्री मेडवेडेव ने कहा कि सर हम तो बोल रहे थे, इससे आप मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते हैं, आप रिजीम चेंज करते हैं और आप एक वोक एजेंडा को फरोग देते हैं, इसको बंद कर देना चाहिए। उसके साथ साथ वेनेजुएला, आपको पता है कि कितने करीबी ताल्लुकात हैं अमेरिका के वेनेजुएला के साथ। उनके इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कहा कि सर ये जो सारे आपकी जो हमारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं, USAID ही उनको फंड करती थी। एल साल्वाडोर के जो लीडर हैं, हालांकि उनका कोई लंबा फड़ा नहीं है यूएस के साथ, उन्होंने भी कहा कि जी सारे जो हमारे ऑपोजिशन पार्टीज हैं और ये जो पॉलिटिकल NGOs हैं, ये आपकी ही फंडिंग से चलते थे, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। अच्छा, जो अमेरिका के बज़ाहिर एलाइज भी हैं, हाँ, जैसे कि मेक्सिको ले लिया, 2023 में मेक्सिको के सदर ने US के सदर जो बाइडेन, उस वक्त के जो थे बाबा बाइडेन, उनको कहा कि जी आपकी USAID हमारी ऑपोजिशन ग्रुप्स और हॉस्टाइल ग्रुप्स को फंड कर रही है। तो ये सिर्फ मतलब मुखालफीन का कहना नहीं था, इनके इत्तेहादियों का भी कहना था। विक्टर ओरबान जो वैसे तो बहुत करीब हैं, हंगरी वाले, मतलब फैन है ना वो तो ट्रंप के, तो उन्होंने भी कहा कि सर ये जो सारा LGBT और लेफ्ट विंग एजेंडा है ना, ये सारे का सारा USAID ने। हाँ, अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, डिस्टेबलाइजेशन वाली बातें, इसमें कुछ सच भी है यार। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ 2010 का। 2010 में एक US ऑफिशियल बार्सिलोना गए, उन्होंने कहा कि यार मेरे पास एक प्लान है जिससे हम क्यूबन गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करेंगे। आपको पता है कि जब से फिडेल कास्ट्रो आए हैं, कोई 400 दफा तो उसको कत्ल करने की कोशिश की CIA ने, राइट? तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम एक SMS मैसेजिंग सर्विस स्टार्ट करेंगे। न्यूज अलर्ट्स नहीं आते फोन पे, तो पहले तो होगा कि यार फुटबॉल मैच में ये हो रहा है, अच्छा कल का मौसम ऐसे होगा, परसों बारिश होगी, सो ऑन, मतलब सॉफ्ट न्यूज। और फिर धीरे धीरे इसके अंदर हम पॉलिटिकल कंटेंट लगाएंगे और डालेंगे, और फिर इसको हम एज अ स्टेजिंग ग्राउंड फॉर प्रोटेस्ट्स इस्तेमाल करेंगे। इसको नाम दिया गया क्यूबन ट्विटर का, बाद में नाम दिया गया, उन दिनों में तो ट्विटर का नाम कोई वजूद ही नहीं था ना। अच्छा, ये CIA की फंडेड ऑपरेशन नहीं था, ये USAID का फंडेड ऑपरेशन, एंड इट वाज कॉल्ड क्यूबन ट्विटर। यू कैन लुक इट अप, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, यही हिकमत अमली डिसइंफॉर्मेशन की चीन की भी है, रूस की भी है, सारे बड़े पावर्स जो है यार, इंटेलिजेंस एजेंसियां इस रूप में काम करती हैं पूरी दुनिया में, हर मुल्क करता है। ये जो हमारा पोलियो प्रोग्राम था, उसमें CIA ने यूज किया ना, ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जो ऑपरेशन
क्वेश्चन। यार देखें, अगर आप इंटेलिजेंस एजेंसी हैं और आपके पास इस तरह की रिसोर्स है और आपने नहीं इस्तेमाल किया तो फिर फिटे। लेकिन एक डेंजरस चीज़ है। नहीं, बहुत डेंजरस है, मैं कब कह रहा हूँ। मतलब जिस ज़माने में हम बीबीसी में काम करते थे और हम सड़क पे खड़े होकर कोई करते थे ना, एक टाइम तो था कि लोग बहुत इज्जत की नज़र से देखते थे, लेकिन ये आखिरी दिनों में जब हमारे यहाँ इतना ये प्रोपेगेंडा बढ़ गया ना OBL के बाद, तो मुझे याद है कि हम खड़े PTC कर रहे होते थे, पीछे से जो बंदा गुजरता कहता था जासूस मीडिया। अब जो लोग जेन्युइनली भी काम कर रहे होते हैं उनको आपने टारगेट बना दिया, एक लेजिटिमेट टारगेट, कि ये सारे जासूस हैं। इसका दोनों साइड्स इसकी हैं। नहीं, बिल्कुल है। एक आखिरी बात रही कि आपको याद होगा जैसे इन्होंने OBL वाली बात की, उसके बाद हमारे यहाँ जो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे NGOs पे, डेवलपमेंट सेक्टर पे जो चढ़ाई हुई, और आपके यहाँ बहुत सारे अच्छे लोग फिर चले गए, छोड़ के चले गए, जो जेन्युइनली अच्छा काम कर रहे थे, क्योंकि एक दफा वो भूत सवार हो जाता है ना, बिल्कुल, ये सारे दुश्मन हैं, सारे एजेंट हैं, चौधरी निसार अली खान, तो फिर यही हमारे साथ। अच्छा, मजे क्या है, सोवियत यूनियन के ज़माने में USAID जैसी तंजीमों के लिए पता है क्या टर्म इस्तेमाल होती थी? स्टूज ऑफ US इंपीरियलिज्म। वेल, ये तो USAID ने खुद बाय द वे बात मानी है। 2020 में उनके एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था कि सर, जंग में कामयाबी के पीछे हमारा बहुत बड़ा किरदार था। जी, तो नहीं है, एविडेंस इस पे है।